मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोर बेल बजी। ये लवकुश के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं उर्मिला भाभी तो नहीं। लवकुश बोला, तू और तेरी बेटी दोनों छिनाला करके पेट पालेंगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह छिनाल बन चुकी होगी। मेरा नाम सुमन है। आज मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज जिंदा दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं रही थी बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था, उसका स्वार्थ जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे मन और शरीर पर दोनों पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते की एक चाची ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना कर ही न सके। वह मुझे देखने आया तो मुझे दिल में डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। लवकुश बोला, हाय कैसी हो? मैं बोली, जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लवकुश बोला, कुछ देर पहले तक तो ठीक था पर लगता है अब दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। न चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई, मैं खुद को रोक न सकी। लवकुश बोला, कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान दे देते होंगे। मैं बोली, मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचका कर कहा। लवकुश बोला, उफ ये सादगी, मैं तो फिदा हो गया। उद्धरण चिन्ह, लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे। हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो आनन फानन 1 महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में लवकुश ने झकझोर कर उठाया। लवकुश बोला, आज हमारी सुहागरात है और तुम सो रही हो। क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछुड़ने का गम खाए जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। उसने हंसकर कहा, पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैं बोली, मैंने कहा न, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मैंने गुस्से से कहा। लवकुश बोला, इम्पॉसिबल, आजकल तो बदसूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है, फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो को एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती न रही हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड्स थीं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल न कर सके। मैं बोली, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। मैंने कहा, न मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। लवकुश, अच्छा बाबा सॉरी, तुम सती सावित्री हो पर मैं तो सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड्स थीं, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें की जिससे मेरा गुस्सा जाता रहा। शादी के 1 महीने बाद मैं पति के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गई। शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति अपने पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं, पर फिर धीरे धीरे। लवकुश बोला, तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? मैं बोली, लवकुश वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो मुझसे 5 साल छोटा है। रवि बोला, तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है, यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो मेरे मना करने के बावजूद, और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद हैं, है ना? मैं बोली, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लवकुश ने कहा,
जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं कहा, नहीं प्लीज मुंह खोल दो अपना, मैं भी तो सुनूं, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई। लव कुश ने कहा, तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक। मैंने कहा, पिंटू वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। लव कुश बोल पड़ा, जरूर, ऐसे मुंह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं मैंने। उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे न बढ़ाने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती, और शायद मेरी चुप्पी ही उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वो वहां से भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। लव कुश ने मुझे फोन किया, बोला, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, घर पर। फिर वो बोला, आवाज तो गाड़ियों की आ रही है, क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होगी। मैं बोली, मेरा घर सड़क के किनारे है, यहाँ गाड़ियों की आवाज नहीं तो क्या सुनाई देगा। लव कुश फिर बोला, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक करता हूँ। अच्छा घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है कि मैं दिन भर कहीं गई तो नहीं। मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने पिंटू आया या मैं अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई, और ये बातें दिन रात मुझे सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते थे। अड़ोस पड़ोस की औरतों से भी बात करने की मनाही थी। पहले तो मायके जाने नहीं मिलता, या जाती भी तो पति के साथ जाओ और उसी के साथ वापस आओ। मैंने जब लव कुश से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए माँ नहीं बनना चाहती, इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मामी सबको फोन मिला डाला। लव कुश बोला, मां जी आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूं कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, और ये कहती है मैं मां नहीं बनना चाहती। कहीं मैं अपने घर वालों को ये बता दूं तो हड़कंप मच जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई भी गलत सोच बनाए, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सब ने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर तो ससुराल में सभी को बहुत आशाएं होंगी, उन्हें मत तोड़ो, और आखिर मैं गर्भवती भी हो गई। यूं तो मेरी सास कभी मुझे फोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोस की एक भली औरत जो कभी कभी मुझसे हाल चाल ले लिया करती थी, वह मेरे घर आ गई। ओ बोली, भाभी, अरे सुमन तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैंने कहा, छठा। भाभी, अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। लव कुश तो अक्सर घर पर रहता नहीं, ऐसे में कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। लव कुश का नेचर तो बहुत ही अच्छा है। वह तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ लखनऊ में किसके पास किसी से हंसकर बात करने की फुर्सत है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखें। लव कुश आया और मुझसे बोला, सुनीता आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के कप प्लेटों को देखते हुए लव कुश ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, बगल की भाभी आई थी। लव कुश, क्यों? तुमसे मना किया था न कि लखनऊ के लोग बहुत धूर्त और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट, चरित्रहीन और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उसका तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है, और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वो तो मुझे भी लाइन मारती है। फिर भी तुमने उसके जैसी औरत को घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया।
मैंने कहा, पर वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कोई ज़रूरत हो तो बताना। लव कुश ने कहा, अच्छा, मेरी तारीफ तो करेगी ही, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैं बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूं? लव कुश, हाँ बिल्कुल भगा दो, तुम्हारा पति मैं हूं, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। सुमन, तुम बहुत सीधी और भोली हो, तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरत आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथे पर चुंबन दिया। जब मैं तर्क देती तो वो मुझे इसी तरह निरस्त कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो नाराज न हो, दुखी न हो और परेशान न हो। मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती तो मैं गिनी चुनी बात करके फ़ोन जल्दी से जल्दी रख देती। भाभी को भी मैंने बाहर से ही ट्रकाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये लव कुश के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं उर्मिला भाभी तो नहीं। दरवाजा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे सुमन, मैं सीमा, तेरे बचपन की फ्रेंड भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिरपरिचित अंदाज में मटक कर कहा। सीमा मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े थे, हमारे घर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोरावस्था एक दूसरे के घरों में ही बीता है। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देकर मैंने डरते हुए उसे भीतर आने के लिए रास्ता दिया। सीमा, वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना लखनऊ शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं। मैंने कह, और कैसी है? तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे ट्रकाना चाहती थी। सीमा, क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूंगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। सीमा ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने लखनऊ शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। सीमा, सुमन क्या बात है? सीमा ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने साफ झूठ बोला। सीमा ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू कांप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यहीं एक क्लिनिक शुरू किया है, मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेध्यानी में उसे सब कुछ बता दिया। सीमा, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों का खून चूस कर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ ही देखने गए थे। उसमें डेमेंटर्स या दम पिशाच की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियां चूसते रहते हैं और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं। पर दम पिशाच जब आपके आसपास न हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियां चूस सकते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसीलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा।
जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगी कि बेटा अपने बच्चे का मुंह देख कर जी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान तू इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चे की नजरों में तो नहीं गिरेगी। मैं बोली, तो मैं क्या करूं? मैं फट पड़ी। सीमा, कड़े फैसले लेने होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह वैम्पायर की तरह तेरे खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियां देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमजोर है। यकीन मान तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। सीमा ने बहुत देर तक मुझे नार्सिसिस्ट की कहानियां सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहां से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियां देता। इस बीच मैं एक बच्ची की मां भी बन गई। मैंने उसका फोन ब्लॉक पर लगाया, पर सीमा ने हटवा दिया, ये कहकर कि उसकी धमकियां कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएंगी। लव कुश बोला, मैं तेरे जैसी छिनाल और उसकी नाजायज औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा, फिर तू कैसे मुझसे कंपनसेशन ले सकेगी? मैंने कहा, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। लव कुश बोला, तू और तेरी बेटी दोनों छिनाला करके पेट पालेंगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह छिनाल बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसी बर्बरता करते हैं। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती हो, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना ही चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो अचानक गर्म और अचानक नर्म हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले ही तुमने उसे नाजायज पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी न बर्दाश्त नहीं होती। लव कुश चीखता रहा और मैंने फोन एक तरफ रख दिया। फोन मैं नहीं काटती थी क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियां कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएंगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। यह एक नई शुरुआत है और नई मैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।